हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसे हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की जो है हम लोगों ने 4th एंड 5th यूनिट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है एंड वो वीडियोज आप लोग को मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट की भी कंप्लीट प्रॉपर वीडियोज जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दें। तो नोट्स जो है वो फर्स्ट यूनिट के, 4th यूनिट के एंड 5th यूनिट के ऑलरेडी अपलोडेड है हमारी वेबसाइट पे, तो वहां से आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वो देखेंगे तो वहां पर भी आपको वेबसाइट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो के अंदर फर्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास में क्या आता है, सबसे पहले आता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ठीक है, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है एंड इसका फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंदर क्या रोल रहता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आएगा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एंजाइम इमोबिलाइजेशन हमें पढ़ना है और उसके मेथड्स एंड एप्लीकेशंस जो है वो भी हमें पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे बायोसेंसर्स, इनकी वर्किंग किस तरीके से होगी, इनकी एप्लीकेशंस क्या रहेगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। देन ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देन यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोब्स जो होते हैं, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनका क्या यूज रहता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। एंड उसके बाद में कुछ एंजाइम्स जो है उनका प्रोडक्शन पढ़ना है। पहले तो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स जनरल कंसिडरेशन की, सिंपली एंजाइम्स जो उनका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है एंड उसके बाद में कुछ एंजाइम्स है जैसे अमाइलेज, कैटालेज, परऑक्सीडेज, लाइपेज, प्रोटीएज, पेनिसिलिनेज, इन सब का प्रोडक्शन जो है एंड इनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो है वो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करने होंगे। ठीक है, एंड लास्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग को यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट हमारी फर्स्ट यूनिट। तो धीरे धीरे करके हम लोग इस यूनिट के सारे टॉपिक्स है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी इसकी जो नोट्स है, प्रॉपर नोट्स आपको ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो आप नोट्स डाउनलोड करके रख लें एंड साथ साथ वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपर सारी की सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। इसके अंदर बायो मतलब बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का मतलब तो टेक्नोलॉजी होता ही है। ठीक है, तो सिंपली बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो क्या करती है, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी दोनों को साथ में कंबाइन करके काम करती है, जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ह्यूमंस की वो इंप्रूव हो सके। क्योंकि अभी हम लोग ह्यूमंस जो है वही बायोटेक्नोलॉजी जो इसे यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने इसे डिस्कवर करा है, तो इसे हम लोग हमारे यूज के लिए ही मतलब यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो सिंपली बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इन दोनों को कंबाइन करके काम करती है, जिसकी मदद से जो क्वालिटी है लाइफ की उसे इंप्रूव करा जा सके। ठीक है, एंड हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स फॉर मॉडिफाइंग द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका क्या मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इन्हें यूज करना, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन जो है इंसानों की हेल्थ को इंप्रूव करा जा सके एंड जो एनवायरनमेंट है उसे इंप्रूव करा जा सके। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करके। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली होता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स को यूटिलाइज करा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर जो उनके पार्ट्स होते हैं उन्हें यूटिलाइज करा जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप करे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपली बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन की बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। अब हमारे पास सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका फार्मेसी फील्ड के अंदर क्या क्या कहाँ कहाँ पर रोल रहता है वही हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी इसकी कुछ एप्लीकेशंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आती है मेडिसिन के फील्ड में, मतलब ड्रग्स वगैरह जो उनका प्रोडक्शन करने के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का रोल रहता है। देन फार्माकोजीनोमिक्स के अंदर इसका रोल रहता है। देन जीन थेरेपी के अंदर इसका रोल रहता है। देन जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर भी इसका रोल रहता है। देन जो जीन क्लोनिंग होती है उसके अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका काम रहता है। देन एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर जैसे क्रॉप ईल्ड के अंदर इसका काम रहता है। देन तो जैसे कोई भी क्रॉप है, ठीक है, जैसे हम कुछ भी उगा रहे हैं, तो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जो होते हैं उसकी वजह से उस क्रॉप को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, उसके अंदर भी हम बायोटेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो देन उसके बाद में कोई भी जो भी चीज हम उगा रहे हैं, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। देन उसके बाद में फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंस जो है क्रॉप्स की उसे भी हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, देन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो है यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का एंड बायोलॉजिकल साइंस का यूज रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले तो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी जो इसका सिंपली मतलब क्या होगा, तो इट मींस मॉडिफाइंग द एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सो वी कैन
यूज दीज एंजाइम्स वाइडली। तो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका सिंपली मतलब है कि एंजाइम्स जो है उन्हें मॉडिफाई करना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे क्या होगा कि हम एंजाइम्स को एक लार्ज स्केल पर ज्यादा जगहों पर जो है यूज कर सके। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास में एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम जो है ये नॉन टॉक्सिक एंड बायोडिग्रेडेबल बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि लिविंग सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो सिंपली एंजाइम्स क्या है, लिविंग सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अलग अलग रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज किस तरीके से करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की जो भी नॉर्मल रिएक्शंस हो रही होती है जो डेली लाइफ के लिए जरूरी होते हैं उनकी स्पीड को बढ़ाने में जो है कहीं ना कहीं एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, देन ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, देन ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डेली लाइफ के अंदर जो भी रिएक्शंस जो है केमिकल रिएक्शन जिनकी जरूरत होती है वो ये करवाते हैं। ठीक है, अब एंजाइम्स जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी प्रोड्यूस हो सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी एंजाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें ही इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बार यूज करा जाता है। अब एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम्स जो है जो कि ह्यूमंस के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, उन्हें इमोबिलाइज्ड फॉर्म के अंदर बना करके एंड यूज करना जो है वो सिंपली इसके अंदर आता है। ठीक है, अब जो हमारा एग्जाम के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो आता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। सीधा सीधा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता क्या वो हमें बताना है, उसके बाद में जो मेथड्स होते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के वो हमें डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली 10 मार्क्स के अंदर हमारे पास बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। सो it is defined as the process of confining or limiting or restricting the enzyme molecule to a solid support over which a substrate is passed and converted to products. तो enzyme immobilization, तो देखो enzyme तो हमें पता है, immobilization का मतलब है कि उसकी मूवमेंट जो है उसके मोबिलाइजेशन को हम लोग रोक दें। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो इसका सिंपली मतलब होता है जैसे हमारे पास में कोई एक सॉलिड सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सॉलिड सपोर्ट है, ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, एंजाइम को इसके ऊपर ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब एंजाइम को हम यहीं पर ही रोक देंगे। अब हम एंजाइम को यहाँ रोक देंगे एंड मतलब जैसे हमें सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो सबस्ट्रेट को हम यहाँ से पास करेंगे जिससे क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर एंजाइम के कांटेक्ट में आने के बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली एंजाइम इमोबिलाइजेशन का ये मतलब होता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, उसे एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर हम लोग कन्फाइन कर देंगे, लिमिट कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब उसके पास में हम लोग इसे बिल्कुल फिक्स कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद में सबस्ट्रेट को एंजाइम के ऊपर से पास करेंगे एंड देन क्या होगा कि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो सबसे पहला तो ये है कि जो एंजाइम है, ठीक है, उससे हम उसका डिग्रेडेशन होने से और उसका डीएक्टिवेशन होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्टेबिलिटी होती है एंजाइम की वो बढ़ जाती है। देन जो प्रोडक्ट फाइनल बनता है वो एंजाइम से कंटामिनेट नहीं होता, एंजाइम जो है वो बिल्कुल यहीं पर ही मतलब सॉलिड सपोर्ट के ऊपर ही रह जाता है एंड अपना सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर किसी भी तरह का एंजाइम जो है वो एंटर नहीं करता। देन एंजाइम जो है रिपीटेडली बार बार यूज करा जा सकता है एंड जो एंजाइम है उसका प्रोडक्ट से बहुत ही इजीली सेपरेशन जो है वो एंजाइम इमोबिलाइजेशन के अंदर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो है इसके लिए हमारे पास में दो तरह के मेथड्स हो सकते हैं, एक तो आते हैं फिजिकल मेथड्स एंड दूसरे आते हैं केमिकल मेथड्स। ठीक है, फिजिकल मेथड भी हमारे पास तीन आते हैं, एक तो आता है एड्सॉर्प्शन, एक आता है एंट्रैपमेंट, एक आता है एनकैप्सुलेशन। एंड केमिकल मेथड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, अब इन मेथड्स को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर पढ़ेंगे, बाकी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आप सिंपली डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, देन मेथड्स जो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, तो आपका 10 मार्क्स का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट मेथड आता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन का एड्सॉर्प्शन मेथड। तो एड्सॉर्प्शन मेथड के अंदर सिंपली यही होगा कि एक सॉलिड सपोर्ट, एक इनर्ट सपोर्ट है हमारे पास में जो कि पॉलीमर रहेगा। ठीक है, एक सॉलिड सपोर्ट, इनर्ट सपोर्ट है पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर के सरफेस के ऊपर एंजाइम जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स की मदद से या फिर सॉल्ट लिंकेज की मदद से। ठीक है, तो एंजाइम जो है वो सरफेस जो है पॉलीमर का या फिर एक इनर्ट सपोर्ट है इसके साथ में एडहियर हो जाएगा, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स या फिर सेवरल सॉल्ट लिंकेजेस की मदद से। अब जो एड्सॉर्प्शन मेथड है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन इमोबिलाइजेशन जो है ये 4 तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला आता है स्टैटिक फोर्स। तो इस वाले मेथड के अंदर सिंपली क्या होगा कि हमारे पास में एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर एंजाइम जो है, एंजाइम वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब कैरियर जो है जिसके साथ में हमें एंजाइम को क्या है उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब करवाना है। ठीक है, तो कैरियर को हम लोग क्या करेंगे कि एंजाइम कंटेनिंग सोल्यूशन के अंदर डालेंगे एंड बिना कोई एजिटेशन करे, मतलब इसको बिना मिलाए ही क्या होगा कि हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाएगा एंड कैरियर जो है वो हमारा एक मतलब सॉलिड सपोर्ट है, उससे एंजाइम जो है वो बाइंड हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी भी तरह कोई खास मेहनत हमें करनी नहीं होती, एंजाइम कंटेनिंग सोल्यूशन के अंदर हम लोग सबस्ट्रेट को डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन उसका एंजाइम का जो कैरियर है उसके ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला मेथड जो है ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड जो है वो रहता है। अब सेकंड जो प्रोसेस आएगा वो हमारे पास आएगा डायनामिक पोर्स का प्रोसेस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि क्या हम लोग करते हैं कि हमारे पास में एक एंजाइम कंटेनिंग सोल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि कैरियर जो है उसे डाला जाएगा अच्छे से एजिटेशन या स्टरिंग की मदद से, मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि स्पैचुला वगैरह होता है, स्पैचुला तो नहीं, ग्लास रॉड की मदद से, मतलब हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद में जो होगा सबस्ट्रेट के साथ में एंजाइम जो है वो अटैच होगा एंड उसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये वाला प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अंदर क्या होता है कि यूनिफॉर्म लोडिंग होती है कैरियर के ऊपर एंजाइम की एंड हाई लोडिंग होती है। ठीक है, ये वाली टेक्निक जो होती है डायनामिक पोर्स की टेक्निक, इसे मोस्टली लैबोरेटरीज के अंदर यूज करा जाता है।
अब थर्ड हमारे पास में अगर रिएक्टर लोडिंग, तो रिएक्टर लोडिंग के अंदर क्या होगा कि एक रिएक्टर है, ठीक है, उसके अंदर कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एंजाइम कंटेनिंग सोल्यूशन को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जो कंप्लीट रिएक्टर है उसके ऊपर एक डायनामिक एनवायरमेंट जो है वो मेंटेन करेंगे, किस तरीके से कि एजिटेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि उसके अंदर प्रॉपर्ली सारी चीजों को मिक्स करेंगे। उसके बाद में क्या होगा कि जो कैरियर है उसके ऊपर एंजाइम जो है वो एब्जॉर्ब होगा। अब लास्ट मेथड आएगा इलेक्ट्रोड डिपोजिशन। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम कंटेनिंग सोल्यूशन हमारे पास में प्रेजेंट है। अब एक इलेक्ट्रोड के पास हम लोग क्या करेंगे कि कैरियर को प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इसके अंदर हम लोग करंट पास करेंगे ना, तो एंजाइम मॉलिक्यूल जो वो कैरियर की तरफ माइग्रेट करेंगे एंड उसकी सरफेस के ऊपर डिपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास सिंपली इस तरीके से इलेक्ट्रोड डिस्पोजिशन का मेथड होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं एब्जॉर्प्शन मेथड की मदद से, मतलब किन किन एंजाइम्स जो है उनका इमोबिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर कुछ एंजाइम्स हैं, यहाँ पर कैरियर है, ठीक है, जिनके ऊपर एंजाइम्स का एब्जॉर्प्शन करके उनका इमोबिलाइजेशन करा जाता है। तो सबसे पहले आता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम, तो इसके लिए कैरियर रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। देन आता है अमाइलो ग्लूकोसाइडेज, इसके लिए जो कैरियर आता है वो आता है एगेरोस जेल DEAE सिपाडेक्स, ठीक है। देन आता है कैटलेज एंजाइम, इसके लिए हमारे पास कैरियर रहता है एक्टिवेटेड चारकोल। देन ग्लूकोज ऑक्सीडेज, तो इसके लिए कैरियर रहता है सेलोफेन। देन इन्वर्टेज एंजाइम, तो इसके लिए जो कैरियर हमारे पास रहता है वो रहता है एक्टिवेटेड चारकोल या फिर DEAE सिपाडेक्स, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए एब्जॉर्प्शन मेथड के। अब सेकंड जो हमारे पास में मेथड आएगा वो आएगा एनट्रैपमेंट। तो एनट्रैपमेंट का क्या सिंपली मतलब होता है, जैसे किसी रस्सी के अंदर हम लोग फंस गए या फिर जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, तो उसके अंदर ऐसे मकड़ी फंस जाती है, इस तरीके से उस चीज को जो है एनट्रैपमेंट कहते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो है वो कुछ फाइबर्स या फिर कुछ जेल्स होते हैं उनके अंदर एंट्रैप हो जाते हैं, उनके अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। तो अब एनट्रैपमेंट के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आता है 3 डायमेंशनल जेल्स। तो 3 डायमेंशनल जेल, इस वाले मेथड के अंदर हमारे पास में क्या होगा कि एक लार्ज नंबर ऑफ स्टेबल 3 डायमेंशनल जेल जो है वो हम फॉर्म करेंगे। मतलब 3 डायमेंशनल जेल जो है बहुत सारे हम लोग बनाएंगे माइल्ड कंडीशंस के अंदर, जैसे कि एंजाइम जो है वो उस जेल के अंदर एंट्रैप हो जाए, ठीक है, एंजाइम उस जेल के अंदर फंस जाए एंड अपनी एक्टिविटी को भी लूज ना करे। अब मोस्ट कॉमनली जिस जेल को यूज करा जाता है इस टेक्निक के अंदर वो आते हैं हाइड्रोजेल्स, ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है इन सीटू पॉलीमराइजेशन। तो इन सीटू पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम है उसे एक एक्वस बफर के अंदर डाला जाता है। एक्वस बफर जो है उसके अंदर एक्रिलामाइड जेल एंड बिस एक्रिलेट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है एंड उसके बाद में क्या होता है कि एंजाइम इसके अंदर एंट्रैप हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है पॉलीकंडेंसेशन। तो पॉलीकंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, जैसे बिस आइसोसाइनेट का पॉली अल्कोहल के साथ में या फिर पॉली अमाइंस के साथ में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, जैसे कि यूरिथेन्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में क्रॉस लिंकिंग होकर के क्या होता है, लास्ट में एंजाइम उसके अंदर एंट्रैप हो जाता है। नेक्स्ट आता है इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स इन जिलेटिन। तो इसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम्स जो है उन्हें डीआयोनाइज्ड वाटर के अंदर डाला जाता है एंड देन उसे डिस्पर्स करा जाता है एक्वस जिलेटिन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बाद में एंजाइम्स जो उसके अंदर इमोबिलाइज हो जाते हैं जिलेटिन के अंदर एंट्रैप होकर के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट सेकंड मेथड। अब इसका एग्जांपल हमारे पास क्या रहेगा, पेनिसिलिन एसाइलेज एंजाइम जो है ये एक फाइबर एंट्रैप्ड एंजाइम होता है, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर इसका एंट्रैपमेंट होता है एंड उस तरीके से जो है इसका हमारे पास में क्या होता है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट मेथड आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन जो इसे माइक्रो एनकैप्सुलेशन या फिर मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब एक तरह का एंट्रैपमेंट मेथड ही होता है। ये एक वर्सेटाइल एंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें एक्वस मीडियम के अंदर डाल दिया जाता है एंड उसके बाद में क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है ना उसके आसपास कन्फाइन हो जाते हैं एंड उसमें क्या होता है कि एंजाइम्स का फ्री मूवमेंट जो है वो तो अलाउड रहता है, बट एंजाइम्स जो है वो उसके साथ में कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। देन उसके बाद में वहां से हम लोग सबस्ट्रेट को पास करके उसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एनकैप्सुलेशन जो ये भी 4 तरीके से हो सकता है। एक तो आता है मेम्ब्रेन रिएक्टर्स, दूसरा आता है माइक्रो कैप्सूल्स, तीसरा आता है डिहाइड्रेटेड वेसिकल्स एंड फोर्थ आता है रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड्स, ठीक है। 4 तरीके होते हैं जिनकी मदद से एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। तो ये तो हमारे पास में फिजिकल मेथड्स जो है इमोबिलाइजेशन के वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में केमिकल मेथड्स हमारे पास आएंगे जिसके अंदर पहला आएगा कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो है वो कैरियर जो हमारे पास में रहता है, ठीक है, उसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना करके उससे जो है वो क्या होता है कि एडहेयर हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या होगा, कैरियर मैट्रिक्स जो है उसके साथ में एंजाइम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना करके उसके साथ में एडहेयर हो जाता है, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ये भी हमारे पास में 3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तो आता है साइनोजन ब्रोमाइड एक्टिवेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ इनर्ट सपोर्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, सिपाडेक्स हो गया, जिसके अंदर ग्लाइकोल ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होता है, साइनोजन ब्रोमाइड के द्वारा एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के बाद में एंजाइम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से ये बाइंड हो जाते हैं। सेकंड आता है डायएजोटेशन। तो डायएजोटेशन के अंदर क्या होगा, अलग अलग तरह के सपोर्ट मटेरियल्स जैसे कि अमीनो बेंजाइल सेलुलोज हो गया, अमीनो डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीस्टाइरीन हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, NaNO2 एंड HCl जो है इनके द्वारा में क्या हो जाएंगे, डायएजोटाइज हो जाएंगे, ठीक है। इनसे डायएजोटाइज होने के बाद में क्या करेंगे, कोवेलेंटली बाइंड हो जाएंगे टायरोसिल या फिर जो हिस्टिडाइल ग्रुप होते हैं एंजाइम्स के उनके साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर के कैरियर मैट्रिक्स से बाइंड हो जाएंगे।
थर्ड आता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अमीनो ग्रुप है सपोर्ट मटेरियल के, ठीक है, सपोर्ट मटेरियल के अमीनो ग्रुप एंड जो एंजाइम है उनके जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास में एंजाइम और जो कैरियर मटेरियल है वो दोनों क्या होंगे कि कोवलेंट बॉन्ड की मदद से एक साथ बाइंड हो जाएंगे। अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास में क्या आएंगे, यहाँ पर एंजाइम से यहाँ पर कैरियर मैट्रिक्स जो यूज होते हैं वो है, एंड देन यहाँ पर बाइंडिंग रिएक्शन जो है वो है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है एंजाइम अमाइलो ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। तो अमाइलो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो इसके लिए कैरियर मैट्रिक्स यूज होता है DEAE सेल्यूलोज, एंड इसके अंदर बाइंडिंग रिएक्शन जो होती है डायरेक्ट कपलिंग। दूसरा आता है सेल्यूलेज पैक्टिनेज एंजाइम, तो इसके अंदर कैरियर मैट्रिक्स होता है पॉलीयूरेथेन, एंड इसके अंदर बाइंडिंग रिएक्शन जो है वो होती है आइसोसाइनेट, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज, इसके अंदर कैरियर मैट्रिक्स आता है पोरस ग्लास, एंड बाइंडिंग रिएक्शन जो आ गई आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कोवलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल। अब लास्ट जो हमारे पास में एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मेथड बचा है वो है क्रॉस लिंकिंग मेथड। तो क्रॉस लिंकिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में कुछ क्रॉस लिंक्स जो है वो बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स जैसे कि ग्लूटाराल्डिहाइड हो गया, डायएजोबेंजीडीन हो गया, ठीक है, इन्हें यूज करा जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि एंजाइम्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, कुछ ब्रिजेस बना देते हैं जो क्या करते हैं कि एंजाइम मॉलिक्यूल को सपोर्ट करने के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट जिसे हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो हमारे पास में आता है ग्लूटाराल्डिहाइड, ठीक है। तो इसे हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं जिससे कि क्रॉस लिंकिंग जो है वो हम लोग यहाँ पर करवा सके। अब क्या होता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स एंड जो ग्लूटाराल्डिहाइड है, ठीक है, इनके बीच में इरिवर्सिबल क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं। मतलब क्या है कि अब उन लिंक्स को हम लोग मतलब चेंज नहीं कर सकते, एंड ये क्या करते हैं कि एक्सट्रीम पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, उन सब के अंदर ये लिंक्स जो है अपने बने रहते हैं, ठीक है। अब ये मेथड जो है सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। अब ग्लूटाराल्डिहाइड जो है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए यूज करा जाता है, जैसे कि ग्लूकोज आइसोमरेज हो गया, पेनिसिलिन अमाइडेज हो गया। तो ग्लूटाराल्डिहाइड एंड इन एंजाइम्स के बीच में इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग करी जाती है, जिससे कि क्या होता है कि एंजाइम का इमोबिलाइजेशन हो जाता है, एक जगह पर रह जाता है, उसके बाद में हम लोग सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिंपली मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो अभी क्या आपको इस टॉपिक के अंदर ऐसा लगा कि यार ये क्या इतनी कॉम्प्लेक्स सी चीज है, अजीब अजीब सी चीज है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली सबसे पहले तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि सॉलिड सपोर्ट के ऊपर एंजाइम जो है, ठीक है, उसे कन्फाइन कर दिया। फिर मेनली आप लिमिट याद रख लो कि एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर एंजाइम को लिमिट कर दिया, ठीक है, एंड उसके बाद में सबस्ट्रेट को यहाँ से पास करा गया, जिससे कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। एंजाइम का काम यही तो होता है कि क्या करता है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, बट ज्यादा स्पीड से करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम से क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो सिंपली एंजाइम को एक सॉलिड सपोर्ट के साथ में क्या कर दिया कि लिमिट कर दिया, उसकी वजह से क्या हो कि एंजाइम का इमोबिलाइजेशन हो गया, वो एक जगह पर रुक गया। देन इसके सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स हम लोग को याद रखने, देन उसके बाद में इसके मेथड्स के सबसे पहले हमें नाम याद होने चाहिए। नाम के बाद में एड्सॉर्प्शन का मतलब हमें सिंपली पता है कि हमारे पास जो कैरियर मैट्रिक्स है या फिर एक जो सॉलिड सपोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है कि एंजाइम जो है वो एड्सॉर्ब हो जाता है। देन इसके जो अंदर मेथड्स आते हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए। ऐसे एनट्रैपमेंट का मतलब है कि एंजाइम क्या है कि फाइबर्स के अंदर फंस गया। एनकैप्सुलेशन का मतलब हमारे पास में सिंपली वो कि सॉलिड सपोर्ट के ऊपर जो एंजाइम जो है वो वहां पर आकर के अटैच हो गया, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब है कि एंजाइम एंड सॉलिड सपोर्ट के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग बन गई। एंड क्रॉस लिंकिंग का मतलब है कि जैसे मेनली ग्लूटाराल्डिहाइड है, ठीक है, उसके और एंजाइम के बीच में क्या हो गया कि ऐसे क्रॉस लिंकिंग वगैरह बनाने में हेल्प हमारे पास में ग्लूटाराल्डिहाइड कर देता है। तो इस तरीके से बेसिक सिंपल चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए, एक दो एग्जांपल्स पता होने चाहिए हमें। तो वहां पर अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से लिख करके आना है, ठीक है। देन इसके बाद में एंजाइम इमोबिलाइजेशन के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक पॉइंट और रहता है जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस क्या क्या रहती है, मतलब ये कहाँ कहाँ पर काम आता है। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये काम में आता है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गई, सिफालोस्पोरिन हो गई, सिफालेक्सिन हो गई, ठीक है। देन स्टीरॉइड्स के प्रोडक्शन के अंदर काम आता है, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया। देन अलग अलग अमीनो एसिड्स के प्रोडक्शन के अंदर काम आता है, जैसे कि एल एस्पार्टिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये एक अमीनो एसिड होता है, इसके प्रोडक्शन के अंदर काम आता है। देन कुछ अलग अलग तरह के एसिड्स हो गए हमारे पास में, जैसे कि एसिटिक एसिड जो है वो एसिडोबैक्टर एसिटाई के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन एस्परजिलस नाइजर जो है उसकी मदद से सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। देन एल केसी जो है ये एक हमारे पास में माइक्रोब है, इसकी मदद से लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन कुछ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनका प्रोडक्शन भी हो सकता है, जैसे कि कोएंजाइम ए हो गया, विटामिन B12 हो गया, एंथ्राक्विनोन्स हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, प्रो इंसुलिन हो गया, ठीक है। देन कुछ एनालिटिकल एप्लीकेशंस हमारे पास आती है एंजाइम इमोबिलाइजेशन की, जैसे कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हो गई एंड प्योरिफिकेशन हो गई, इसके अंदर एंजाइम इमोबिलाइजेशन काम में आता है। बायोसेंसर्स जो होते हैं इन डिवाइसेस के अंदर भी कहीं ना कहीं एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो है वो काम कर रहा होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि बायोसेंसर जो है ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स है ना, इलेक्ट्रोड्स इनके पास में इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स जो है वो इसके अंदर रहते हैं, जो कि सैंपल के कांटेक्ट में आने के बाद में क्या होता है कि डिजायर्ड एनालाइट को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर लास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। बायोसेंसर जो इस टॉपिक को हम लोग अभी डिटेल के अंदर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वैसे भी, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोसेंसर्स।
तो बायो सेंसर जो इसका भी सिंपली मोस्ट ऑफ द टाइम्स 5 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बताना हो कि बायो सेंसर होते क्या है, ठीक है। देन टाइप्स जो है बायो सेंसर के वो हम चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरी भी नहीं है। उसके बाद में मेनली इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, देन इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पर सिंपली मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बायो सेंसर जो है वो होते क्या है। तो बायो सेंसर रेफर्स टू सेंसर डिवाइसेस यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड अदर बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो बायो सेंसर जो है ये सेंसर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जिन्हें यूज करा जाता है किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए या फिर कोई दूसरे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं उनका पता लगाने के लिए इसे कहीं ना कहीं यूज करा जाता है। सिंपली क्या होता है, जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें डेली ही अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करना होता है। तो वो जो हमारे पास में डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, तो वो डिवाइस जो है वो कहीं ना कहीं बायो सेंसर ही होता है एक तरह का। वो क्या करता है कि हम लोग उसके अंदर क्या ब्लड डाल रहे हैं, ठीक है, अब वो उस चीज को क्या है कि हमारे पास वो एक बायोलॉजिकल मतलब ब्लड है, ठीक है, ब्लड को वो फाइनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके हमें ये बता रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर का लेवल इस वक्त क्या है। तो वही जो है हमारे सिंपली बायो सेंसर होते हैं। या फिर अगर हम हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो निकाल रहे होते हैं, ठीक है, या फिर यूरिया का कंसंट्रेशन क्या हमारी बॉडी के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग निकालते हैं। तो वो उनके लिए जो डिवाइसेस होते हैं उन्हें हम लोग कहीं ना कहीं बायो सेंसर जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। सिंपली बायो सेंसर जो है एनालिटिकल डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके हमें फाइनली वैल्यू बता देते हैं कि हाँ भाई हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इतना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आएंगे टाइप्स ऑफ बायो सेंसर। तो बायो सेंसर जो है सेंसर डिवाइस उसके अंदर क्या है एंड बायोलॉजिकल मटेरियल क्या रहेगा, उसके बेसिस पर 5 टाइप के हमारे पास में बायो सेंसर जो है वो होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर। तो इन्हें यूज करा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट को मेजर करने के लिए या फिर जो बायो इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, उसके अंदर आयनिक या फिर कंडक्टेंस चेंजेस क्या है वो सब मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर को यूज करा जाता है। सेकेंड आता है एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर। तो सिंपली एम्पेरोमेट्रिक क्या करेंगे कि करंट को मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ठीक है, उसके मूवमेंट को मेजर करने का काम जो है वो रहता है एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर का। मतलब कोई एक रेडॉक्स रिएक्शन जो कि एंजाइम के द्वारा कैटलाइज हुई है, ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक करंट का मूवमेंट जो है वो एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर की मदद से डिटरमाइन करा जाता है। अब नेक्स्ट आता है ब्लड ग्लूकोज बायोसेंसर। तो ये तो सिंपली हम लोग को पता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए इसे यूज करा जाता है, ठीक है। देन आता है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर। तो ये क्या करता है कि जो हमारे पास में आयनिक स्पीशीज के कंसंट्रेशन के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसे मेजर करने के लिए हेल्प करता है आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसकी मदद से। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल बायोसेंसर। तो ऑप्टिकल बायोसेंसर जो है ये ऑप्टिकल मेजरमेंट्स के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जैसे कि फ्लोरोसेंस होते हैं, एब्जॉर्बेंस होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में सिंपली 5 टाइप्स ऑफ बायोसेंसर। अब बायोसेंसर जो है कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो सिंपली सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड बायो रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट, इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में डायग्राम है, मतलब बायोसेंसर के अंदर स्टेप बाय स्टेप हमारे पास में क्या होता है, इसकी वर्किंग जो है वो इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो सिग्नल का ट्रांसडक्शन होता है एंड बायो रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट, जो भी चीज हम लोग को डिटरमाइन करना है, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें पता लगाना है, तो उसको अच्छे से प्रॉपर्ली जो है इसके अंदर रिकॉग्नाइज करा जाता है। सो सिंपली हमारे पास में जो बायो सेंसर्स होते हैं वो सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड बायो रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर सिंपली क्या होता है कि जो एनालाइट होता है, ठीक है, वो एक बायोलॉजिकल मटेरियल के साथ में बाइंड होता है, जिससे वो बाउंड एनालाइट बनाता है, जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखें तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास में एनालाइट होता है जिसकी मतलब कंसेंट्रेशन हमें निकालनी है। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है बायो सेंसर या फिर बायो रिसेप्टर, ठीक है, या फिर इसे बायो एलिमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद में आता है ट्रांसड्यूसर, फिर आता है एम्पलीफायर, फिर आता है प्रोसेसर एंड लास्ट में आता है डिस्प्ले यूनिट या फिर आउटपुट, ठीक है। अब सबसे पहले एनालाइट क्या होता है, वो कंपाउंड जिसकी कंसंट्रेशन हमें मेजर करनी है, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ड्रग हो गई, ब्लड हो गई, ठीक है, जिसकी भी कंसंट्रेशन हमें मेजर करनी है वो एनालाइट होता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हमारे पास आ गया बायो सेंसर, बायो रिसेप्टर या फिर बायो एलिमेंट। तो ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे एनालाइट आकर के जुड़ता है, ठीक है, जैसे कि टिश्यू हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, एंजाइम हो गया, एंटीबॉडीज हो गया, इससे आकर के क्या होता है कि एनालाइट जुड़ता है। देन आता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, मतलब बायोलॉजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। देन आता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है कि जो सिग्नल हमारे पास में इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है उसको मतलब एम्पलीफाई कर देता है, उसे एनहांस कर देता है। उसके बाद में आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है कि ये सिग्नल जो हमारे पास में आ रहा है उसे एनालाइज करते हैं, फाइनली आउटपुट जो है वो बना देता है। अब लास्ट में आता है डिस्प्ले यूनिट। इसके ऊपर आउटपुट जो है वो शो हो जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास फाइनल वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग क्या होगी, सिंपली सबसे पहले बायोलॉजिकल मटेरियल हमारे पास में ये है बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है, टिश्यू हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एंड देन आता है एनालाइट। तो बायोलॉजिकल मटेरियल के ऊपर एनालाइट आया, बाउंड एनालाइट हमारे पास में बन गया, जिससे कि हमारे पास आया बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो गया ट्रांसड्यूसर की मदद से। देन ये इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स जो है ये एनहांस हुआ एम्पलीफायर की मदद से, ठीक है। देन ये जो एनहांस्ड रिस्पॉन्स है ये आउटपुट इसके मतलब आउटपुट के अंदर कन्वर्ट हो गया प्रोसेसर की मदद से, एंड फाइनली आउटपुट जो हमारे पास में डिस्प्ले यूनिट या फिर आउटपुट के ऊपर यहाँ पर शो हो गया। इस तरीके से जो सिंपली बायो सेंसर जो है वो काम करता है। अब लास्ट हमारे पास में एप्लीकेशंस आएंगी बायो सेंसर की।
तो बायोसेंसर जो है वो किन किन फील्ड्स के अंदर बायोसेंसर टेक्नोलॉजी जो है वो काम में आती है। तो सबसे पहले तो जनरल हेल्थ केयर मॉनिटरिंग, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसका पता लगा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल पता लगा रहे हैं, यूरिया का लेवल पता लगा रहे हैं, तो जनरल मॉनिटरिंग जो है हेल्थ की उसके अंदर बायोसेंसर का रोल रहता है। देन स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस, ठीक है, मतलब बीमारियां जो है उन्हें स्क्रीन करने में भी इसका रोल रहता है। देन क्लिनिकल एनालिसिस एंड डायग्नोसिंग ऑफ डिजीजेस, मतलब कोई भी बीमारी है, ठीक है, उसका क्लिनिकल एनालाइज करना कि मतलब अभी वो कितनी बड़ी है, किस लेवल पे, एंड देन उसे डायग्नोस करना कि अभी कोई बीमारी हुई है तो उसको डायग्नोस जो है उसे भी जहां पर हम लोग करते हैं तो वहां पे बायोसेंसर टेक्नोलॉजी का रोल रहता है। देन वेटरनरी एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, मतलब एनिमल्स के अंदर भी इसका जो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन रहती है, एग्रीकल्चर के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन रहती है। देन इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वहां पर भी प्रोसेसिंग के अंदर एंड मॉनिटरिंग के अंदर इसका रोल रहता है। देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, मतलब एनवायरमेंट का जो पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए अंदर भी कहीं ना कहीं बायोसेंसर जो है वो काम में आते हैं। देन जो बायोसेंसर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिया हो गया, इनका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करने के अंदर भी बायोसेंसर्स जो है वो काम आते हैं। देन उसके बाद में डायबिटीज पेशेंट्स के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसे रेगुलरली मॉनिटर करने के अंदर भी कहीं ना कहीं बायोसेंसर जो है वो काम आते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है या फिर उनकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है तो उन्हें मॉनिटरिंग के अंदर रखा जाता है, तो उस टाइम उनकी ब्लड गैस की मॉनिटरिंग, जैसे पीएच कितना लेवल कितना है, पीसीओ2 का क्या लेवल है, पीओ2 का क्या लेवल है, वहां पर भी बायोसेंसर का रोल जो है वो रहता है। देन कुछ केमिकल्स जो होते हैं उनके म्यूटाजेनिसिटी जो है उसे बायोसेंसर की मदद से डिटरमाइन करा जा सकता है। देन टॉक्सिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर प्रेजेंट है तो उससे जो है उसे भी एनालाइज करा जा सकता है बायोसेंसर की मदद से। जैसे कि पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स होते हैं, क्या करते हैं, कार्बोमेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है उसे डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। देन ग्लूकोज ऑक्सीडेज इलेक्ट्रोड बायोसेंसर जो होते हैं क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल सैंपल जो डायबिटिक पेशेंट का उसके ग्लूकोज को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करे थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सिंपली बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके एप्लीकेशंस देख ली। देन एंजाइम इमोबिलाइजेशन वाला प्रॉपर जो क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है वो डिटेल के अंदर देख लिया, एंड बायोसेंसर वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो वो भी हमने डिटेल के अंदर देख लिया है। तो बाकी के टॉपिक्स हम लोग आगे के वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स जो है प्रॉपर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग मिल जाएंगे, वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।